सिक्किम की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सर्दी अपने चरम पर थी। दिसंबर की रातें इतनी ठंडी कि सांस भी धुएं में बदल जाती। आसमान से बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे और पूरे गांव को सफेद चादर में ढक रहे थे। लेकिन उस बर्फ के नीचे कुछ ऐसा भी छिपा था जिसे गांव वाले कभी खुलकर नहीं बताते थे। राकेश, भारतीय सेना का जवान, 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव लौटा था। वर्दी उतारकर जब उसने मिट्टी की खुशबू महसूस की तो दिल भर आया। लेकिन इस बार गांव वैसा नहीं था। रात को हवा जब चीड़ के पेड़ों से टकराती तो लगता कोई फुसफुसा रहा है, और कहीं दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई देती। राकेश, तुम्हें अजीब नहीं लगता? जब बर्फ गिरती है तो ये जंगल और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। राकेश मुस्कुराया। तुम भी ना शहर में रहकर शायद डरना भूल गए हो। मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुमने वो आवाजें नहीं सुनी? राकेश चौंक गया। कौन सी आवाजें? ढोल की, रात को दूर से आती है, हर बार बर्फ गिरने के बाद। राकेश ने हंसने की कोशिश की। शायद किसी त्योहार की तैयारी होगी। काश ये त्योहार होता। तभी गांव की बुजुर्ग औरत आमा चौकी ठहाका लगाते हुए बोली, सफेद परछाई फिर आएगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सब खामोश हो गए। कुछ देर बाद दावा, ट्रक ड्राइवर भी अलाव के पास आ बैठा। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने तंबाकू थूकते हुए कहा, आज फिर देखा मैंने उसे। सबकी नजरें उसकी ओर उठी। राकेश ने पूछा, किसे? दावा ने धीरे से कहा, सड़क के मोड़ पर, आधी रात, सफेद साड़ी वाली औरत। मैं ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वो गायब हो गई। सिर्फ ठंडी हवा बची और ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कहा था ना, यही वही ढोल है, इंसानों का नहीं है। राकेश के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया, ये गांव वैसा नहीं है जैसा उसने छोड़ा था। रात गहराती जा रही थी। अलाव की लकड़ियां धीमी पड़ रही थीं। दूर से फिर वही ढोल की आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ और डरावनी। राकेश, ये ढोल इंसानों के नहीं है। मेरे दादा कहते थे ये उन आत्माओं की आवाज है जो बर्फ में दबकर मरी थीं। राकेश ने उसकी आंखों में देखा। डर साफ झलक रहा था। उसने जवाब दिया, सेरिंग, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद कोई शिकारी होगा या कोई त्योहार का अभ्यास। सेरिंग के गांव का नाम था यंकी। राकेश उसे प्यार से यंकी बोलता था। तभी दावा खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। नहीं राकेश, ये वही है। मैंने उस औरत को देखा है। आंखें लाल और चेहरा बिना हाव भाव के, जैसे बस घूर रही हो सीधे मेरी तरफ। सब लोग सन्न रह गए। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। और तभी पास के जंगल से कुत्तों के भौंकने की आवाजें उठीं। पहले एक, फिर 2, फिर पूरे झुंड की। उनकी चीख जैसी भौंक सुनकर गांव वाले कांप उठे। देखो, कुछ तो है वहां जंगल में। राकेश ने अलाव से जलती लकड़ी उठाई और खड़ा हो गया। मैं जाकर देखता हूं। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। बर्फ पर उसके जीतों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही कदम चला था कि हवा और तेज बहने लगी। बर्फ उसकी आंखों में चुभ रही थी। अचानक उसने देखा, सड़क के मोड़ पर सफेद साड़ी में एक परछाई खड़ी है। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आंखें झपकता रहा, पर परछाई वहीं खड़ी रही। फिर बिना किसी आवाज के वो परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई। अलाव के पास बैठे गांववालों ने देखा, राकेश अचानक पीछे हट गया था। उसके हाथ में जलती लकड़ी कांप रही थी। सब चुप थे। सिर्फ जंगल में गूंज रही थी ढोल की आवाज। रात अब गहरी हो चुकी थी। अलाव बुझने लगा था और सन्नाटा गांव पर छा गया था। लेकिन राकेश के मन से वो परछाई का मंजर हट नहीं रहा था। सफेद साड़ी में खड़ी वो औरत, क्या वो सच थी या उसका वहम? राकेश,
तुमने देखा ना, मैं झूठ नहीं कह रही थी। ये जंगल आम जंगल नहीं है, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। राकेश ने उसके कांपते हाथों को पकड़ा। यांकी डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी भरोसा नहीं था। उसी समय अमाचोकी फिर प्रकट हुई। उसके चेहरे पर डर और पागलपन दोनों झलक रहे थे। वो चीखने लगी, ये वही श्राप है, पहाड़ का श्राप, जिसने पहले भी कई जानें ली थीं और अब फिर लौट आया है। गांव वाले उसे पकड़कर ले गए, पर उसके शब्द सबके दिल में चुभ गए। अचानक पास के जंगल से किसी के पैरों की आवाज आई, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। राकेश ने जलती लकड़ी कसकर पकड़ी। सबकी नजरें उस अंधेरे की तरफ उठी, और फिर एक परछाई धीरे धीरे अलाव के घेरे तक आ पहुंची। वो इंसान था, बर्फ से ढका, थका हारा, कपड़े फटे हुए। सबने पहचानने की कोशिश की। दावा ने फुसफुसाकर कहा, ये तो सेना का सिपाही लगता है। उस अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, बचाओ, बचाओ, वो मेरे पीछे है। और अचानक वहीं गिर पड़ा। राकेश, इसके पीछे कौन है? राकेश झुककर उस सिपाही को उठाने लगा, लेकिन तभी ढोल की गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार वो इतनी करीब थी जैसे ढोल ठीक गांव के बीच में बज रहा हो। अलाव के पास बैठे गांव वाले सांस रोके खड़े थे। अजनबी सैनिक जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। राकेश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी सैनिक ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत, मत जाओ उस रास्ते पर, वहां सिर्फ मौत है, मौत। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। यांकी कांपती आवाज में बोली, राकेश, ये कौन था? किससे भाग रहा था? दावा ने धीमे स्वर में कहा, ये आर्मी का सिपाही है, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचा? गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया, अलाव बुझने लगा और पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज उठी। ढूल की गूंज और पास आ चुकी थी। राकेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुंध और बर्फ थी। तभी एक औरत की परछाई पेड़ों के बीच खड़ी दिखाई दी। यांकी चीखती हुई बोली, वो रही, वही औरत। सबकी नजरें उस तरफ गईं। परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ और हाथ में कुछ चमकता हुआ। अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई। गांव पर सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि हर कोई अपनी धड़कन सुन सकता था। और उसी सन्नाटे में वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रात की घटनाओं ने सबको हिला दिया था। सफेद साड़ी वाली औरत, ढोल की आवाज और मरा हुआ सैनिक, सब कुछ जैसे एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। राकेश, तुमने सुना ना? उसने कहा था कि उस रास्ते पर मौत है। शायद वो रास्ता ही रहस्य की कुंजी है। राकेश गहरी सोच में डूब गया। वो जानता था कि सेना के बिना अनुमति उस क्षेत्र में जाना मना है, लेकिन जो कुछ रात में हुआ, उसके जवाब सिर्फ वहीं मिल सकते थे। तभी गांव में सेना की जीप पहुंची। 2 अधिकारी उतरे। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने सीधे अलाव के पास पड़ी सैनिक की लाश की तरफ इशारा किया। एक अधिकारी बोला, ये हमारी यूनिट का जवान है। ये 3 दिन से लापता था, लेकिन ये यहां कैसे? गांव वाले चुप रहे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी दावा ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, साहब, रात को ढोल बज रहा था और एक औरत दिखाई दी थी। अधिकारी का चेहरा और कठोर हो गया। फालतू की बातें मत करो। ये इलाका बॉर्डर के करीब है, यहां दुश्मन की गतिविधि भी हो सकती है। लेकिन राकेश ने गौर किया कि अधिकारी की आंखों में हल्का डर भी झलक रहा था, जैसे उसे भी उस रहस्य का अंदाजा हो। उसी समय गांव के बाहर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक पुराना ट्रक पहाड़ों से उतरता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। चालक ने ट्रक रोकते ही कहा, सुनो, रास्ता मत पकड़ना। कल रात मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गई और वो गायब हो गई। राकेश, सब एक ही बात कह रहे हैं। ये औरत असली है और ये हमें उसी रास्ते की तरफ खींच रही है। राकेश ने मुट्ठी भींच ली। अगर सच्चाई उसी रास्ते पर है, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। अधिकारी ने उसकी बात सुन ली और गुस्से में बोला,
ना, कोई भी वहां नहीं जाएगा, ये सेना का आदेश है। लेकिन राकेश जानता था, इस मना करने के पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि कोई पुराना राज छिपा है। धूप ढलने लगी थी, पहाड़ों की चोटियां सुनहरी हो रही थीं। लेकिन सबके दिलों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर उस रास्ते पर क्या है? सुबह का धुंधलका धीरे धीरे गांव की ढलानों से हट रहा था। पहाड़ियों की चोटियां सूर्य की पहली किरण से सुनहरी चमक रही थी, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर अंधेरा ही छाया था। रात की घटनाओं ने सभी को भीतर तक डरा दिया था। किसी ने घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। हर दरवाजे और खिड़की के पीछे सिर्फ फुसफुसाहट थी, ढूल की आवाज, सफेद साड़ी वाली औरत, सैनिक की लाश। गांव का चौक सुनसान था, केवल राकेश और यांकी वहां खड़े थे। उनके सामने राख से भरा अलाव पड़ा था, जिसके पास अब भी सेना का जवान पड़ा था, लेकिन उसकी लाश सेना वाले उठाकर ले गए थे। बस खून के निशान मिट नहीं रहे थे। यांकी ने धीरे से कहा, राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब जो हो रहा है, इसका कोई साधारण कारण नहीं हो सकता। मेरी दादी अक्सर कहती थी कि इस जंगल में पुराने समय का श्राप छुपा हुआ है। यहाँ पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके स्वर में दृढ़ता थी। यांकी, डरना तो सबको लगता है, लेकिन अगर हम डरते रहे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि ये सब कोई संयोग नहीं है, और अगर कोई इंसानी चाल का खेल है तो हमें उसे समझना ही होगा। यांकी ने हिचकिचाकर पूछा, लेकिन सेना ने साफ मना किया है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? राकेश मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में भी बेचैनी छुपी थी। यांकी, सेना अपने हिसाब से सोच रही है। हो सकता है उन्हें पहले से कुछ पता हो और वो छुपा रहे हों, लेकिन अगर कोई रहस्य इस गांव के लोगों की जान ले रहा है तो उसे खोलना हमारा हक है। उसने यांकी का हाथ थाम लिया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यांकी ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर भी था, पर एक अजीब भरोसा भी। धीरे से सिर हिला दिया। गांव के बाहर पुराना रास्ता जंगल की तरफ जाता था। वो रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था, जहां शायद ही कोई चलता। हवा ठंडी और नमी से भरी हुई थी। पेड़ों की डालियां इतनी झुकी थी कि मानो हर किसी को रोक रही हों। जब वो वहां पहुंचे तो देखा रास्ते पर ताज़ा ट्रक के टायरों के निशान थे। राकेश ने कहा, ये वही ट्रक होगा जिसका जिक्र ड्राइवर में किया था। यांकी ने कांपते स्वर में कहा, मतलब वो सच कह रहा था कि औरत बीच रास्ते में खड़ी थी। दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं बर्फ पर पड़ी टहनियां चरमराती तो दिल और तेज धड़क उठता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। राकेश ने टॉर्च जलाई। वहां मिट्टी और बर्फ पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नंगे पांव दौड़ लगाई हो। यांकी ने कांपते हुए कहा, ये इंसानी पैरों जैसे हैं, लेकिन इनकी उंगलियां बहुत लंबी लग रही हैं। राकेश झुककर निशान देखता रहा। हाँ, ये सामान्य पैरों के नहीं है, किसी जानवर के भी नहीं। वो दोनों उस रहस्यमयी पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। रास्ता और सुनसान होता गया। पेड़ों की ऊंचाई और घनी हो गई। धूप भी भीतर आने से डर रही थी। अचानक हवा में ढोल की हल्की सी गूंज सुनाई दी, इतनी धीमी कि अगर ध्यान न दे तो अनसुनी हो जाए। यांकी का चेहरा सफेद पड़ गया। राकेश, सुनाई दिया? राकेश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई गांव का आदमी मजाक कर रहा हो। यांकी ने पलटकर कहा, रात में भी यही आवाज आई थी, और जब वो ढोल बजना बंद हुआ तभी वो औरत सामने आई थी। दोनों थोड़ी देर खामोश होकर चलते रहे। कुछ ही दूर आगे उन्हें टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। वो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी दीवारें काई और धूल से ढकी थी। खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। राकेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। उसने धक्का दिया, दरवाज़ा चरमरा कर खुला। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक बासी बदबू फैली थी, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं गया। राकेश ने टॉर्च का उजाला भीतर फेंका। झोंपड़ी की दीवारों पर पुराने अखबार और तस्वीरें चिपकी थीं। कुछ तस्वीरें सैनिकों की थीं, कुछ गांव के लोगों की, और कुछ तस्वीरों पर लाल निशान बने हुए थे। यांकी ने कांपते हुए कहा, ये तो हमारे गांव के लोग हैं। देखो, ये दावा की तस्वीर भी है। राकेश का माथा पसीने से भीग गया। मतलब जिसने ये सब किया है वो गांव वालों को ही निशाना बना रहा है। अचानक झोंपड़ी के कोने से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। दोनों का दिल रुक सा गया। राकेश ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां पुरानी लकड़ियों के ढेर में कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे वहां से एक डायरी निकली।
वो पूरी तरह फटी और धूल से भरी थी। राकेश ने उसे उठाया। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, कैप्टन अरुण, सिक्किम पोस्ट 1971। राकेश और यांकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। राकेश ने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, इस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती हैं। हर रात ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे कई जवान अचानक बीमार पड़ने लगे हैं। उन्हें सपने में एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी पहने। वे नींद में चलते चलते गायब हो जाते हैं। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा है, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर अनसुना कर दिया है। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि यहाँ सिर्फ दुश्मन नहीं, कुछ और भी है। यांकी ने डर से राकेश का हाथ पकड़ लिया। राकेश, ये सब बहुत पुराना है। मतलब ये औरत दशकों से यहाँ है। राकेश के चेहरे पर अब दृढ़ता थी। तो अब हमें और सतर्क होना होगा। अगर सेना ने ये रहस्य छुपाया तो किसी वजह से ही किया होगा, लेकिन सच्चाई सामने लानी होगी। अचानक बाहर से ढोल की गूंज और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई झोपड़ी के बिल्कुल बाहर ढोल बजा रहा हो। यांकी चीख उठी, वो आ गई। राकेश ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। दोनों झोपड़ी के भीतर अंधेरे में चुपचाप बैठ गए। दरवाजे के बाहर से धीमे धीमे पायल की आवाज आई, जैसे कोई औरत वहां चक्कर लगा रही हो। फिर धीरे धीरे दरवाजा चरमराने लगा। राकेश ने सांस रोक ली। यांकी कांपते हुए उसके सीने से लग गई। दरवाजा आधा खुला रह गया, लेकिन अंदर कोई नहीं आया। राकेश ने साहस जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक सफेद साड़ी का किनारा झलक रहा। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। बाहर धुंध घनी हो चुकी थी। हवा में ठंडक के साथ अजीब सी नमी थी, जैसे हर सांस भारी होती जा रही हो। राकेश और यांकी एक दूसरे से सटे बैठे थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, जहां सफेद साड़ी का किनारा हल्का सा हिल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं आया। कुछ पल बाद पायल की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। ढोल की गूंज भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राकेश ने हिम्मत करके दरवाजे तक कदम बढ़ाया। सावधानी से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल बर्फ पर गहरे पैरों के निशान बने हुए थे। यांकी कांपते स्वर में बोली, वो हमें डराना चाहती है, खेल रही है हमारे साथ। राकेश ने गहरी सांस ली। नहीं यांकी, वो हमें किसी तरफ ले जा रही है। शायद ये सब यूं ही नहीं है। दोनों फिर झोपड़ी के अंदर लौटे। राकेश ने डायरी खोली और बाकी पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, 15 दिसंबर 1971। आज 3 और जवान अचानक गायब हो गए। मैंने पहाड़ों और घाटियों की तलाशी ली, पर कोई सुराग नहीं मिला। रात को वही औरत दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में, ढोल की आवाज़ के साथ। 18 दिसंबर 1971। अब मैं डरने लगा हूँ। मुझे नींद में उसकी परछाई नजर आती है। जवान कहते हैं कि ये इस गांव का पुराना श्राप है। बहुत साल पहले यहाँ एक औरत की बलि दी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इसी जंगल में भटक रही है। 21 दिसंबर 1971। अगर मैं बच गया तो इस रहस्य को ज़रूर उजागर करूंगा, लेकिन अगर मेरी मौत हो जाए तो जिसने भी ये डायरी पाई वो सच्चाई तक ज़रूर पहुंचे। याद रखना, ढोल की आवाज़ सिर्फ चेतावनी है, मौत उसके बाद आती है। यांकी की आंखों में आंसू आ गए। राकेश, ये श्राप, ये औरत, ये सब दशकों से चल रहा है। कितनी जाने गई होंगी? राकेश ने उसकी हथेलियां थाम ली। यांकी, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें ये रहस्य सुलझाना ही होगा। शायद ये औरत निर्दोष हो या किसी ने उसे मजबूर किया हो। हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। यांकी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसी में एक नरमी भी थी। उस पल उसे राकेश पर भरोसा हो गया। अचानक झोपड़ी के छत से जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। दोनों चौंक कर खड़े हो गए। राकेश ने टॉर्च ऊपर घुमाई। लकड़ी की छत पर खून जैसे धब्बे फैले थे। धब्बों से बूंदें टपक रही थीं, धीरे धीरे फर्श पर गिरती हुई। यांकी चीख उठी, खून! राकेश ने उसे संभाला और बोला, बाहर चलो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। दोनों झोपड़ी से बाहर भागे। बर्फ पर ताज़ा पैरों के निशान अब साफ दिख रहे थे, लेकिन ये निशान सामान्य नहीं थे। कभी सीधे जाते, कभी अचानक गोल घेरे बनाते और फिर अचानक गायब हो जाते। वे दोनों उन निशानों का पीछा करने लगे। कुछ दूर आगे जंगल खुलकर एक पुरानी सड़क पर आ गया। वहां टूटा फूटा पुल था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। पुल की रेलिंग पर लाल कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। यांकी ने कांपते हुए कहा, ये औरत की साड़ी का हिस्सा लग रहा है। राकेश ने टुकड़ा उठाया। कपड़े पर हल्की सी खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में एक अजीब सी सड़ांध भी मिली हुई थी। पुल पार करने ही वाले थे कि अचानक ढोल की गूंज फिर गूंजी। इस बार आवाज बहुत पास से आई। राकेश ने चारों ओर देखा।
यांकी, सावधान रहो। अचानक धुंध के बीच वही सफेद परछाई उभरी, धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। राकेश ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? परछाई ठिठक गई। फिर धीमे धीमे आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। और अगले ही पल ढोल की गूंज इतनी तेज हो गई कि दोनों ने कान बंद कर लिए। पुल हिलने लगा। राकेश ने यांकी को खींचकर अपनी ओर किया। भागो! दोनों पुल से पीछे हटे। जैसे ही उन्होंने पीछे कदम रखा, परछाई अचानक धुंध में समा गई। ढोल की गूंज थम गई, लेकिन पुल का एक हिस्सा टूटकर नीचे खाई में गिर गया। धूल और बर्फ हवा में भर गई। दोनों हांफते हुए खड़े थे। यांकी ने कांपते स्वर में कहा, राकेश, उसने कहा न्याय चाहिए, मतलब वो सिर्फ डराने नहीं आई, वो कुछ चाहती है। राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, ये बदले की आत्मा है। हमें जानना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। दूर पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था। रात फिर से उतर रही थी और दोनों जानते थे अगली रात और भी भयानक होगी। रात उतर चुकी थी। गांव का चौक फिर से अलाव की रोशनी में सिहर रहा था। गांव वाले चुपचाप बैठे थे। हर कोई पिछले 2 दिनों की घटनाओं से डरा हुआ था। राकेश और यांकी लौटकर आए थे। उनके चेहरों पर थकान और डर दोनों साफ दिख रहे थे, लेकिन राकेश की आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। गांव का बुजुर्ग दावा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वो कांपते स्वर में बोला, अब सच छुपाना बेकार है। बहुत साल पहले इस गांव में एक हादसा हुआ था जिसे हम सब भूलना चाहते थे, लेकिन शायद वो औरत हमें भूलने नहीं दे रही। सब गांव वाले चौकन्ने हो गए। राकेश ने पूछा, कौन औरत? दावा? दावा ने लंबी सांस ली। उसका नाम मीरा था। वो यहीं पास के गांव की थी, जवान, खूबसूरत और बेहद बहादुर। लोग कहते थे कि वो ढोल की थाप पर नाचती तो पूरा गांव ठहर जाता था। उसकी शादी एक जवान सैनिक से होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल किया। दावा की आंखें दबदबा गईं। उसी वक्त युद्ध छिड़ गया। उसका मंगेतर सरहद पर चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई, मीरा का दिल टूट गया। वो हर रात उसी ढोल की आवाज़ पर नाचती रही, जैसे अपने गम को छुपा रही हो। गांव वाले सिर झुकाकर सुन रहे थे। कोई भी उस पुराने नाम को जोर से लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक रात दावा की आवाज़ कांप गई। गांव के कुछ लोगों ने उसे अपशकुन समझ लिया। कहा कि उसकी मौजूदगी ही मौत बुला रही है। उन्होंने उसकी बात गले में अटक गई। राकेश ने आगे बढ़कर कंधे पर हाथ रखा। क्या किया उन्होंने? दावा फूट पड़ा। उन्होंने उसे बलि चढ़ा दिया, उसी जंगल में, ढोल बजाते हुए। उसका खून उस रास्ते पर बहाया गया, और तब से उसकी आत्मा हर रात ढोल की गूंज के साथ लौटती है, न्याय मांगने, बदला मांगने। यांकी की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब ये गांव ही उसकी मौत का कारण है और अब वो हमें सजा दे रही है? राकेश के होठ भिज गए। नहीं, सजा नहीं, वो न्याय चाहती है। तभी उसने मुझसे खुद कहा, मुझे न्याय चाहिए। हमें ये समझना होगा कि उसका दर्द क्या है और उसे कैसे शांति मिलेगी। अचानक अलाव की लौ तेज हो गई, जैसे हवा ने उसे भड़काया हो, और उसी आग की लपटों में कुछ देर के लिए सबने एक परछाई देखी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, आंखों में आंसू, हाथ में ढोल। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा पीड़ा थी। गांव वाले दहशत में उठ खड़े हुए। कुछ भागने लगे, लेकिन परछाई ने कोई आवाज नहीं की, बस धीरे धीरे धुएं में घुल गई। राकेश ने यांकी का हाथ थामा और फुसफुसाया, यांकी, अब रास्ता साफ है। ये औरत राक्षस नहीं, पीड़ित है। उसे सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उसका न्याय कौन देगा और कैसे? यांकी ने उसकी आंखों में देखा। राकेश, अगर तुम सच में उसके दर्द को समझ पाओ तो शायद वही उसका न्याय होगा। दूर पहाड़ों से ढोल की बहुत धीमी गूंज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उस आवाज में डर नहीं, दर्द था, जैसे किसी की चीख जो मदद मांग रही हो। रात और गहरी हो चुकी थी। राकेश और यांकी के सामने अब सच का केवल एक ही रास्ता बचा था, वो रास्ता जो सीधे मीरा की मौत की उस जगह तक ले जाता था। लेकिन सवाल ये था
क्या वहां जाकर उन्हें सिर्फ सच मिलेगा या मौत उनका इंतजार कर रही होगी? धुंध के बीच अचानक वही ढोल की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ एक औरत की धीमी हंसी भी गूंज उठी, ऐसी हंसी जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। राकेश ने कांपते स्वर में कहा, यांकी, अब वो हमें सीधे अपने पास बुला रही है। अब आगे क्या होगा? क्या राकेश और यांकी उस श्रापित जगह तक पहुंच पाएंगे? क्या मीरा की आत्मा सच में उन्हें अपना दर्द बताएगी या फिर उनकी जान ले लेगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड डायरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप सुन सकें, क्योंकि अगली रात और भी भयानक होने वाली है।